हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आराधना सिंह। साइकोलॉजी क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को पता ही होगा कि विद्यापीठ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और बीएचयू के होने वाले हैं और मोस्टली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। और क्या है, आज हम आप लोगों के साथ पर्सनालिटी डिस्कस करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। और ये क्लास उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिए हुए हैं। आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं पर्सनालिटी। देखिए पर्सनालिटी किसे कहते हैं। द टर्म पर्सनालिटी इज derived from the Latin word persona, which mean a theatrical mask used by actor in Roman theaters to indicate their role in theatrical play. द टर्म पर्सनालिटी जो है वो लैटिन वर्ड से उत्पन्न हुआ है। लैटिन वर्ड पर्सोना से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है थेरेटिकल मास्क। मास्क मतलब मुखौटा होता है। जैसे कि आप लोगों ने कभी एक्टिंग की होगी अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो उसमें कभी कभी हम लोगों को यूज करना नहीं होता है मास्क, जोकर बनने के लिए, कार्टून बनने के लिए। तो ऐसे ही रोमन में लोग मास्क यूज करते थे एक्टिंग के लिए। उसी से ये पर्सनालिटी शब्द उत्पन्न हुआ है। और दरअसल पहले पर्सनालिटी को लोग क्या समझते थे कि ऊपरी जो देखकर ऊपरी वेशभूषा है उसी को लोग पर्सनालिटी समझते थे। जो अच्छा सा सजा सवरा है, अच्छे से कोट वोट में है, पहना है, ऊपर से अच्छा टाई लगाया हुआ है, उसे लोग अच्छा पर्सनालिटी वाला समझते थे। उसी से ही उत्पन्न हुआ है। लेकिन आज के समय में पर्सनालिटी की डेफिनेशन अलग हो चुकी है। तो देखिए आगे क्या है, आगे बताते हैं हम आपको। पर्सनालिटी इज consistency in behavior, thought, emotion of an individual across situation, across time period. For example, an honest person is more likely to remain honest irrespective of time or situation. तो जो पर्सनालिटी है वो कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति का बिहेवियर मीन्स व्यवहार जो है आज जो है वो कल भी होना चाहिए, वो परसों भी होना चाहिए, मतलब लगातार वही व्यवहार होना चाहिए। और थॉट एंड इमोशन भी वही होना चाहिए। और अक्रॉस सिचुएशन मतलब लंबे स्थिति तक, और अक्रॉस टाइम मतलब लंबे समय तक वही होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है एक हॉनेस्ट यानी ईमानदार आदमी जो है वो आज ईमानदार है तो वो कल भी होगा, परसों भी होगा। और आप आज मिले हैं उससे और 1 महीने बाद मिलेंगे तो भी वो ऑनेस्ट ही होगा। आप 10 साल बाद मिलेंगे तो भी वो ऑनेस्ट ही होगा। और अक्रॉस सिचुएशन वो किसी भी सिचुएशन में होगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसके सामने कहीं गया, वो उसके सामने 1,000 रुपये रखे हैं तो भी वो नहीं टच करेगा, वो ईमानदारी ही दिखाएगा। और उसके सामने 10 लाख रुपए रखे हुए हैं तो भी वो उसे टच नहीं करेगा, वो ईमानदार रहेगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। देखिए पर्सनालिटी को कई लोगों ने डिस्क्राइब किया है, लेकिन अभी तक पर्सनालिटी की बिल्कुल सटीक डेफिनेशन, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं एकदम यही डेफिनेशन है, आगे चेंज नहीं हो सकता। पर्सनालिटी की डेफिनेशन लोग अभी भी जो भी रिसर्च हो रही हैं, लोग नए नए डेफिनेशन देते रहते हैं। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड जो पर्सनालिटी की डेफिनेशन है वो है
आलपोर्ट के द्वारा दी हुई, लेकिन हम यहाँ 2 रखे हुए हैं तो आपको दोनों हम बताएंगे। और एक चीज़ कि आप लोग एग्ज़ाम में जब भी लिखें तो एक ज़रूर ही किसी के अकॉर्डिंग आप लोग डेफिनेशन लिखें और ट्राई कीजिए आलपोर्ट के अनुसार लिखना, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप लोगों को हमेशा के लिए परमानेंट याद भी हो जाएगा और हमेशा काम आएगा। और देखिए, अकॉर्डिंग टू कैटल 1975 ने कैटल ने क्या कहा था, पर्सनालिटी इज दैट विच परमिट ए प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट ए पर्सन विल डू इन ए गिवन सिचुएशन। मतलब कि एक पर्सन एक गिवन सिचुएशन, एक दिए हुए सिचुएशन में क्या कार्य करता है उसकी भविष्यवाणी करना, यही पर्सनालिटी कहा जाती है। सिचुएशंस मीन होती है स्थिति। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू अल्पोर्ट 1961 में अल्पोर्ट ने कहा, पर्सनालिटी इज डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ those psychophysical system that determine his unique adjustment to the environment। मतलब कि व्यक्ति का जो पर्सनालिटी होता है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में गत्यात्मक संगठन कहते हैं, और साइकोफिजिकल सिस्टम यानी कि उसका शारीरिक संरचना जो तंत्र होती है उसे कहते हैं। तो व्यक्ति का पर्सनालिटी जो है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब कि उसका बिल्कुल अलग डायनामिक होती है, अलग सिचुएशंस में वो अलग डायनामिक तरीक़ों से वो एडजस्ट कर सकता है। और सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट, व्यक्ति का डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन यूनिक एडजस्टमेंट मीन्स कि उसका साइकोफिजिकल सिस्टम जो है उसका यूनिक एडजस्टमेंट को डिटरमाइन करता है एनवायरनमेंट के में। यूनिक एडजस्टमेंट मतलब बिल्कुल अलग, अलग मीन्स कि वो उस एक्सेप्टेड भी होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि एक्सेप्टेड ना हो, बिल्कुल। जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति हुआ, ठीक है, वो कभी आग नहीं जलाया हुआ है, आग जला के चूल्हे पे खाना नहीं बनाया हुआ, ठीक है, तो वो क्या उससे कोई सिचुएशंस मतलब कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने कभी तो आग जलाई हुई है, मतलब माचिस जलाना जानता है लेकिन नहीं जानता है, लेकिन वो आग जलाकर खाना बनाना नहीं जानता है। देखा है, ऐसा नहीं कि देखा नहीं, तो वो जाके वहाँ पर जस्ट करने की कोशिश करेगा कि आग जलाएगा, फिर उसके बाद अपना बर्तन रखेगा, फिर ट्राई करेगा कि क्या क्या कैसे कैसे करें, तो उस सिचुएशन में एडजस्ट करने की कोशिश करता है, उस एनवायरनमेंट में, उस स्थिति में। सीख को यूनिक एडजस्टमेंट कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल था, इसी पे आप लोग टिके में रह जाइएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग साइको एनालिटिकल अप्रोच की ओर। तो ये पर्सनालिटी की मोस्ट फेवरेबल थ्योरी है, अप्रोच है, और ये थ्योरी के बेस पे ही सारी थ्योरी बनी हुई है पर्सनालिटी की। इससे सिगमंड फ्रायड ने दिया होगा। आई होप आप लोग कभी भी साइकोलॉजी पढ़े हैं तो इनका नाम जरूर सुने होंगे। ये एक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब कि वो निर्धारित करता है आपकी व्यवहार को। मेन मोटिव ऑफ ह्यूमन इज टू main motive for human is to obtain steady state homeostasis, that is experience which when all the biological need। इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस बायोलॉजिकल नीड पे ही किया है।
मेन मोटिव जो ह्यूमन का होता है वो होमियोस्टेटिस मतलब समस्थिति। समस्थिति का अर्थ होता है कि वो इक्विलिब्रियम में होना चाहता है। दैट एक्सपीरियंस द ऑल बायोलॉजिकल नीड। इन्होंने केवल बायोलॉजिकल नीड पे ही बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो इन्होंने यही कहा है कि बायोलॉजिकल नीड को होमियोस्टैटिक्स में लाने के लिए व्यक्ति जो है जो भी बिहेवियर करता है वो करता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, इन्हीं का दिया हुआ टर्म है इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट क्या होता है? बेसिक एलिमेंट ऑफ पर्सनालिटी, mental representation of internal stimuli such as hunger that drive a person to take certain, मतलब बेसिक एलिमेंट होता है पर्सनालिटी का जिसकी वजह से आदमी मोटिवेट होता है एक व्यक्ति कि नहीं, जैसे भूख लगी तो इंस्टिंक्ट जो है वो आपको प्रेशराइज करेगा कि आप लोग जाइए किचन में, कुछ है तो उठा कर खाइए, नहीं है तो आप बना कर खाइए। ये मोटिवेटिंग फोर्स होती है, आपको पुश करता है, जो उसी को इंस्टिंक्ट करते हैं। और इंस्टिंक्ट जो होता है वो हम लोगों के अंदर जन्मजात होता है। जैसे कि आप लोगों में भी इंस्टिंक्ट होगा, मतलब कि ये यूनिवर्सल है। आप में यूनिवर्सल का अर्थ होता है कि जो आप में है वो ऑस्ट्रेलिया वाले लोगों में भी होगा, कनाडा वाले लोगों में भी होगा, पाकिस्तान वाले लोगों में भी होगा, इंडिया, अमेरिका, जो भी सारे देश हैं या फिर जो भी व्यक्ति रहते हैं सभी में पाया जाता है। आई होप आप लोगों को इंस्टिंक्ट समझ में आ गया होगा। द मोटिवेटिंग फोर्स दैट डिराइव बिहेवियर एंड डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन, जो कि हमने बताया, ये मोटिवेटिंग फोर्स है कि आप लोगों को कोई बिहेवियर करने के लिए पुश करेगा। कि आप जैसे कि आप लोगों को भूख लगी है तो आपको किचन में जाने के लिए पुश करेगा कि आप लोग जाइए, अपना हाथ पैर चलाइए और खाना बनाइए और खाइए। ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफार्म फिजियोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल होता है और ये आपको पुश करता है फिजियोलॉजिकल एनर्जी में काम करने के लिए। सब डिवीजन ऑफ माइंड, आप लोगों को ये देखिए अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे ना तो आप लोगों को एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए, डिवीजन ऑफ माइंड को 3 भागों में डिवाइड किया है फ्रायड ने। कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस देखिए क्या होता है, थॉट, फीलिंग एंड एक्शन ऑफ विच पीपुल आर अवेयर। थॉट, फीलिंग एंड एक्शन जो आप कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं और एक्शन कर रहे हैं, उसके प्रति जो आप अवेयर हैं। अभी जैसे कि आप लोग ये क्लास देख रहे हैं तो आप लोग अवेयर हैं कि ये क्लास देख रहे हैं और आप लोगों का एग्ज़ाम है और आप लोगों को पढ़ना है और पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप अवेयर हैं, इसी को ही कॉन्शियस कहा जाता है। ओके, आई होप आप लोगों को कॉन्शियस समझ हो आ गई होगी। मतलब जो अभी आप लोगों के दिमाग में है बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है कि नहीं, मेरा एग्ज़ाम है, मैं पढ़ रही हूँ और एक क्लास देख रही हूँ और इसके बाद मुझे खाना खानी है। यही सब कुछ जो कॉन्शियस माइंड में होता है प्रेजेंट, उसी को कॉन्शियस कहते हैं। ठीक है, अब सब कॉन्शियस से कहते हैं, also known as pre-conscious mental activity of which people may become aware only if they attended to it closely। इसे प्री कॉन्शियस भी कहा जाता है। और ये क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा, जैसे कि आपके माइंड में कुछ चीज़ें होंगी
जो आप में होती है दिमाग में, लेकिन आपको तो ऐसे जस्टली याद नहीं रहती कि सब कुछ आपके दिमाग में ऐसे हो जस्टली, लेकिन वो आपको थोड़ा याद दिलाया जाए या फिर कुछ कहा जाए और पूछा जाए तो आप लोग बता देंगे, अपने माइंड पे प्रेशर डालेंगे और वो याद आ जाएगा। उसे ही सबकॉन्शियस या प्री कॉन्शियस कहते हैं। जैसे कि आप लोग पहली बार रेस्टोरेंट में कब गए थे और आपने क्या खाया था, तो ये आप लोग को याद होगा। आप लोग सोचेंगे कि हम लोग यहाँ गए थे, अपने फ्रेंड के साथ गए थे और हम लोगों ने ये खाया था और हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया और खूब एंजॉय किया। तो ये आप लोगों से पूछा गया तो आप लोगों को याद हो गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि आप लोगों से मम्मी ने पूछा कि हमने आपको 2,000 रुपये दिए थे बुक लाने के लिए, तो क्या आपने बुक लिया? तो आप लोगों को याद हो करेंगे, हाँ मम्मी मैंने यहाँ गई थी और मैंने ये बुक ले लिया। जैसे कि आपके दिमाग में तो जस्टली है नहीं वो चीज़, लेकिन कोई पूछा तो आप लोगों को याद आ गया। ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आप लोगों के दिमाग में रहती है। जैसे कि यही कुछ चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होगी। जैसे क्या और एग्जाम्पल हो सकता है इसका? अच्छा सा इसका एग्जाम्पल हो सकता है क ख ग घ। आप क ख ग रट तो रह नहीं रहे हैं अभी, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में है। आपसे कोई पूछेगा तो आप बता देंगे। ओके, इसी तरह अनकॉन्शियस क्या होता है, आप देखिए। मेंटल एक्टिविटी दैट पीपुल आर अनअवेयर। अनअवेयर मीन्स वो मेंटल एक्टिविटी जिसके बारे में हमें अवेयरनेस ही नहीं होती है, वो भी मेरे माइंड में होती है, लेकिन हमें याद ही बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि मेरे माइंड में वो चीज़ें हैं भी। और यही चीज़ें सपने में आती हैं, यही चीज़ें हमारे सपने में आती है। इसी चीज़ के बारे में फ्रायड ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है और इसके ही वजह से हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। और इसी का आप लोगों ने हिप्नोटाइसिस सुना होगा। इसी चीज़ के बारे में उस फोकस किया जाता है हिप्नोटाइसिस में। जो दबी हुई चीज़ें हैं आपके माइंड में, उसी को बाहर निकालने के लिए, ताकि आप लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रिजॉल्व किया जा सके। आई होप आप लोगों को ये स्लाइड समझ आ गई होगी। हम लोग आगे चलते हैं। डिवीजन एंड स्ट्रक्चर